दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति को समझ पाना शायद बीजेपी के बस में है ही नहीं। बीजेपी अपनी राजनीति दिल्ली से साधती है, उत्तर प्रदेश में वह संभल संभल कर चलती है, लेकिन बिहार पहुंचते पहुंचते वो डगमगाने लगती है, क्योंकि इस दौर में उसने बीजेपी और संघ की राजनीति का जो भी पाठ पढ़ा होता है उसे वह बिहार की जमीन पर उतरते हुए बार बार देखना चाहती है और बार बार वह असफल होती है। एक वक्त गोविंदाचार्य जब उत्तर प्रदेश और बिहार में घूम रहे थे तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का वक्तव्य संघ के भीतर दिया और बीजेपी को भी समझाया किस रास्ते उसे बढ़ना चाहिए। बीजेपी तो नहीं समझ पाई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी उस दौर में एक बात समझ गए कि जो सोशल इंजीनियरिंग से उपजी हुई राजनीति है उसे साथ में ले लिया जाए, और 2005 में नीतीश कुमार को आगे कर दिया गया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। तब से लेके आज तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी क्या खुश हो सकती है कि 2005 में उसने साथ दिया था और आज भी वही शख्स मुख्यमंत्री है? 2025 की कहानी कुछ और हो चली है, क्योंकि अमित शाह जो कि सियासी बिसात को बिछाते हैं और चुनाव में अपने अनुकूल बिसात को करने के लिए तमाम चालें चलते भी हैं, और बीते 2 दिनों में बिहार की यात्रा के दौर में वह गोपालगंज भी पहुंचे और पटना में भी रहे, मीटिंगों का दौर भी रहा। लेकिन जिस वक्तव्य के आश्रय अपने कदम बीजेपी ने अमित शाह के शब्दों के आश्रय आगे बढ़ाए, वहां तो वह चूक गए, क्योंकि ट्रेनिंग बिहार की राजनीति को लेकर शायद बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता तो छोड़ दीजिए, जो उनके अपने सलाहकार हैं या जो भाषण लिखते हैं, वह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एंट्री कैसे होगी जहां से सत्ता अपने अनुकूल हो जाए और अपने बूते सत्ता में आ सके। तो एक राजनीतिक प्रयोग अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में नीतीश कुमार का किया गया। दूसरा राजनीतिक प्रयोग 2025 में क्या बीजेपी चिराग पासवान के जरिए करने जा रही है? क्योंकि अपने बूते तो उसके बस में है नहीं, यह बात वो जान चुकी है। और अगर बीजेपी की राजनीति में हिंदुत्व शब्द को आप लेकर आते हैं और राजनीति में धर्म को सामने खड़ा करके वोटों के ध्रुवीकरण की सोचते हैं, तो जरा कल्पना कीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में नीतीश कुमार कुछ इसी तर्ज पर उंगली उठाते थे जैसे आज चिराग पासवान उठा रहे हैं। राजनीति का पूरा फलसफा बिहार के चुनाव के वक्त उन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द घुमड़ता है जो जानते हैं कि वोट बैंक कहां पर है, जो जानते हैं कौन सा वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है, जो जानते और समझते हैं कि बिहार की राजनीति में जाति और सोशल इंजीनियरिंग ये पाठ अगर आपने नहीं पढ़ा और इसके जरिए अगर माइनॉरिटीज यानी मुस्लिमों को नहीं समझा तो फिर आप राजनीति कर नहीं पाएंगे। और इस राजनीति के भीतर कहीं आप विकास को खोजें, कहीं आप स्वास्थ्य सेक्टर को खोजें, कहीं आप एजुकेशन को खोजें, तो चुनाव में आपको हार मिलनी तय है। क्योंकि बिहार का अपना सच यह है कि हर दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को शक से इसलिए देखता है क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे खड़ा है। उसकी लड़ाई पेट को लेकर है, उसकी लड़ाई हर दिन की है, उसकी लड़ाई आने वाले वक्त में उस नेता के इर्द गिर्द घुमड़ेगी ही जो नेता सत्ता में आकर उसके अनुकूल एक स्थिति को ठीक करने की सोचेगा। और यह जाति आधार पर इसलिए जरूरी हो चला है क्योंकि जातीय राजनीति के भीतर भी जो उसकी अपनी संस्कृति और अपना समाज है वो शायद बीजेपी समझ नहीं पाई। इसीलिए इस दौर में बिल्कुल नायाब प्रयोग आपको बिहार की राजनीति में दिखाई देने वाले हैं। 3 सवाल बड़े हैं। पहला सवाल, एनडीए के भीतर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? दूसरा सवाल, इन सीटों पर लड़ने की परिस्थिति में क्या वाकई महाराष्ट्र के कैलकुलेशन की तर्ज पर बिहार की राजनीति भी चलेगी, जहां बीजेपी चुनाव परिणाम के बाद सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर भी रहे और
बिना नीतीश कुमार के सत्ता में आने की उसकी ताकत भी रहे? तीसरा सवाल, इस दौर में क्या वोट ट्रांसफर किसके पक्ष में ज्यादा हो पाएगा, और जिसके पक्ष में हो पाएगा बीजेपी उसके साथ किस तरीके का राजनीतिक सलूक करेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके ठीक समानांतर बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव या कहें आरजेडी, वह जिस मुहाने पर खड़ी है उसके वोट बैंक को कम किया नहीं जा सकता है, उसकी सीटों को बहुत ज्यादा कम किया नहीं जा सकता है। सवाल यह है कि उसके साथ खड़े कांग्रेस और सीपीआई एमएल, उनके वोट बैंक और सीटों में कितना इजाफा होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या आरजेडी यानी तेजस्वी यादव अपनी शर्तों पर इस चुनाव को लड़ेंगे, क्योंकि यह चुनाव बहुत सीधे सीधे तरीके से आमने सामने वाला है। यानी इस दौर में आपको कहीं कोई तीसरा फ्रंट बिल्कुल नजर नहीं आएगा, और वह कहीं दिखाई देने की कोशिश भी करेगा तो वह गायब हो जाएगा। तो आइए पहले सवाल से बात शुरू करते हैं। और पहला सवाल, बीजेपी देश भर में जिस राजनीति को परोसती है उस राजनीति के खिलाफ नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव नहीं, बल्कि चिराग पासवान खुलकर खड़े हुए हैं। और इस खुलकर खड़े होने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि वक्फ बिल जो आने वाला है अब वो नहीं आएगा या बिहार चुनाव के बाद आएगा, उसके परिणामों को देखकर आएगा। सवाल यह है कि इन सब के बीच राजनीति का धर्म से क्या नाता और धर्म का राजनीति से क्या नाता, ये पाठ अगर चिराग पासवान बिहार की राजनीति को समझ बूझ कर पढ़ाते रहे, और वो जानते हैं कि हर दौर में उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान माना है, यानी एक ऐसी भूमिका में वो खुद को लाकर खड़े कर चुके हैं जहां पर नीतीश कुमार का जितना भी वोट फिसले वह एलजेपी के पास आ जाए। मुस्लिम तबके के भीतर से जो भी आवाज यह सोचकर उठे कि वह किसे जिताए जो उनके अनुकूल बिहार की राजनीतिक सत्ता को लाकर खड़ा कर सके, तो क्या वह चिराग पासवान होंगे? आश्चर्य लग सकता है, लेकिन आइए शुरुआत में उन्हीं की बात से बात को शुरू किया जाए। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय। मैं मानता हूं जिस दिन धार्मिक संगठन, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दे, और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे, तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक सोच के साथ इन विवादों को जन्म दिया जाता है। चिराग पासवान जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, इन बातों का जिक्र एक वक्त नीतीश कुमार जरूर किया करते थे। गुजरात दंगों की कुछ तस्वीरें चुनाव के वक्त में जब भागलपुर की गलियों में चस्पा की गई, तो उस वक्त नीतीश कुमार ने खुले तौर पर कहा था, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। वो संदेश बीजेपी के लिए था, वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। और बिहार की राजनीति के भीतर का सच यह है कि अगर चिराग पासवान को लेकर आप परीक्षण शुरू करें तो फिर ध्यान दीजिए, चिराग पासवान अपने बूते 2020 का चुनाव लड़ते हैं। सिर्फ एक सीट मिलती है उनको विधानसभा की, और तकरीबन 5.5% वोट मिलता है। लेकिन लोकसभा चुनाव यानी 4 बरस के बाद लोकसभा चुनाव में वह बीजेपी के हिस्सेदारी के साथ खड़े होते हैं, यानी सहयोगी दल होते हैं। उनके वोट परसेंट में 1% की बढ़ोतरी होती है, 5.5 से 6.5% पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर लोकसभा सीटों में जहां जहां उनकी पार्टी की बढ़ोतरी रही, उन सीटों को अगर आप गिनेंगे तो 31 सीटों पर आपको एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की वह आपको आगे दिखाई देगी। यानी एक सीट पर विधानसभा जीतने वाला शख्स 31 सीटों पर लोकसभा चुनाव में आगे नजर आता है, और 1% वोट उसका बढ़ता है। यह मैसेज
वोटरों के ट्रांसफर का है, वोट के उस ट्रांसफर का है जिसमें क्या वाकई हनुमान के पक्ष में बीजेपी का वोटर खुलकर आया और राजनीतिक तौर पर निशाने पर नीतीश कुमार को लेने वाले चिराग पासवान के पक्ष में नीतीश कुमार के वोट उस रूप में शिफ्ट नहीं हुए, बीजेपी के हुए। क्योंकि उस दौर को अगर आप याद कीजिएगा तो जिन 5 सीटों पर जीत हासिल की थी उसमें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई की सीट थी। इसमें 2 ही सीट ऐसी थी जो कि सुरक्षित थी, हाजीपुर और समस्तीपुर की, और इन तमाम जगहों पर जो मुस्लिम वोटर थे वह 10 से 12% के बीच में थे। लेकिन बिहार की एक दूसरी हकीकत है। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी हो, नीतीश कुमार की अल्पसंख्यकों से किया गया वादा हो, एक सेकुलर छवि के तौर पर नीतीश कुमार की मौजूदगी हो, लेकिन इस बार सब कुछ डगमगा गया क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार की खामोशी, जनता दल यूनाइटेड का बीजेपी के साथ खड़े होकर सिर्फ बीजेपी के जरिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताने की सोच में ही चीजें अटक गई। इसीलिए हमारी टीम ने निकाला कि दरअसल वो लेटर क्या कहता है, जिस लेटर के जरिए यह बताया गया था कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में वह लोग नहीं आएंगे। उस पत्र को हासिल किया गया हमारी टीम के जरिए कि दरअसल कौन लोग थे जो बायकॉट कर रहे थे और बायकॉट करने के पीछे वजह क्या थी। उस पत्र की एक प्रतिलिपि हमारे पास है। दरअसल जिस वक्त इफ्तार पार्टी 1 हफ्ते पहले नीतीश कुमार ने दी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलेमा हिंद, जमीयत अहलिय हदीस, इमारत शारिया, जमाले इस्लामी हिंद, खानका मुजाबिया और खानका रहमानी, इसने दावते इफ्तार जो 23 मार्च को थी उसका बायकॉट कर दिया। क्यों किया? उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा गया नीतीश कुमार को कि दरअसल सत्ता में सेकुलर सरकार के बारे वादे के साथ आप आए थे कि आपकी सरकार सेकुलरिज्म के रास्ते चलेगी। आप डगमगा गए। आपने कहा था अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का वादा कर रहे हैं, आप डगमगा गए और बीजेपी के साथ खड़े होकर आप उस वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं जो पूरे तरीके से इलॉजिकल और असंवैधानिक है। तो फिर यह तो वादा खिलाफी हुई ना, इसीलिए हम नहीं आएंगे। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल निकला, क्या बिहार की राजनीति में जो मौजूदगी नीतीश कुमार की बरसों बरस के साथ बीजेपी के साथ रही वो घटते घटते 43 सीटों पर तो आ गई और उसके वोट परसेंटेज भी पिछली बार सबसे कम थे, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत मिली 43 सीटों पर, वोट परसेंटेज था 15.39। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो फिर 3% वोट जनता दल यूनाइटेड के बढ़ जाते हैं और 43 विधानसभा सीट अगर 220 में हासिल वो करती है 2020 के चुनाव में, वही जनता दल यूनाइटेड जितनी सीटों पर आगे रहती है वो सब मिलाइएगा तो लगभग विधानसभा की 72 सीटें ऐसी नजर आती है जहां पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार आगे हैं। और लोकसभा का चुनाव बिहार को लेकर नहीं हो रहा है, वो दिल्ली को लेकर हो रहा है। यानी जब तय था कि यह चुनाव पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर जो समझौता और गठबंधन था उसमें बीजेपी का वोट भी नीतीश के पक्ष में पड़ता है और वोटिंग परसेंटेज 18.5% हो जाता है और 72 विधानसभा पर वो आगे नजर आती है।